इस महीने झारखंड में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड का मुद्दा फिर गरमाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि 14-15 अप्रैल को पार्टी के 13वें महाधिवेशन में इन दो मुद्दों पर लंबे संघर्ष का प्रस्ताव पारित होगा। झामुमो सरना धर्म कोड और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता की लड़ाई तेज करेगा। गौरतलब है कि ये दोनों ही विधेयक विधानसभा से पारित हो चुके हैं। हालांकि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाने की वजह से इन्हें लागू नहीं किया जा सका है। स्थानीयता बिल को 2 बार राजभवन से लौटा दिया गया। यही हश्र सरना धर्म कोड बिल का भी हो चुका है। अब तक की जानकारी में राजनीति के जानकारों से लेकर कानून के विशेषज्ञों तक ने संकेत दिए हैं कि इन कानूनों को लागू करना व्यवहारिक नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरना धर्म कोड और स्थानीयता बिल पर इतनी आक्रामक है? ऐसी क्या वजह है कि सरना धर्म कोड बिल और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता का मुद्दा झामुमो के लिए इतना जरूरी है? केंद्र से लेकर कोर्ट तक इन दो विधेयकों पर मुंह की खाने के बाद आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आगे किस लेवल पर इस लड़ाई को लेकर जाना चाहती है? क्या इन दो विधेयकों पर झामुमो की आक्रामकता झारखंड के बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं पर अपनी नाकामी को झामुमो के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार इन दो विधेयकों की आड़ में छुपाना चाहती है? कहीं इन दो विधेयकों को मुद्दे के रूप में जिंदा रखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों के बीच प्रासंगिक बने रहने की रणनीति तो नहीं बना रही है? आमतौर पर किसी राजनीतिक विचारधारा में पार्टी फोरम पर किसी मुद्दे को उठाया जाता है, फिर कैबिनेट के स्तर पर इसे मंजूरी मिलती है, तब जाकर कानून बनकर ये लागू हो जाता है। लेकिन यहाँ तो विधेयक पारित हो चुके हैं, तब झामुमो स्थानीय नीति और सरना धर्म कोड बिल पर लड़ाई तेज करने की बात कर रही है। मंशा क्या है? गौरतलब है कि 14 सितंबर 2022 को तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति के बिल को मंजूरी दी थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में कैंपेनिंग के दौरान 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लाना झामुमो के मैनिफेस्टो में शामिल था। 11 नवंबर 2022 को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में इस विधेयक को पारित करा लिया गया। तब मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस बिल का समर्थन किया। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया था कि उनको इस बिल पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। दरअसल इस बिल को पारित कराने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा था। इसके पहले राजभवन ने ही बिल को लौटा दिया। 20 दिसंबर 2023 को दोबारा इस बिल को विधानसभा से पारित करके राज्यपाल के पास भेजा गया। राज्यपाल ने दोबारा इस बिल को लौटा दिया। राज्यपाल का तर्क था कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति का बिल संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 के मुताबिक देश के किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, मूलवंश, संप्रदाय अथवा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 16 के मुताबिक नियोजन यानी नौकरी के मामले में किसी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय, मूलवंश अथवा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा पारित 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता बिल में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की सरकारी नौकरियों में केवल स्थानीय नागरिकों को ही मौका देने की बात कही गई थी। यह निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन होता। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मार्च 2022 में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सदन में विपक्ष के नेताओं ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति पर सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं राज्य को आग में झोंक दूं? उन्होंने तब बाबूलाल मरांडी का नाम लिए बगैर कहा था कि इस कोशिश में मुख्यमंत्री रह चुके वरीय नेता अपना हाथ झुलसा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति का कानून 2 मिनट में हाई कोर्ट से खारिज हो जाएगा। तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री सही भी थे। दरअसल वर्ष 2000 में झारखंड अलग राज्य बनने के बाद बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। 2002 में बाबूलाल मरांडी खतियान पर आधारित डोमिसाइल यानी स्थानीय नीति का कानून लाए। इसका तीखा विरोध हुआ। बिल पर जनता दो फाड़ हो गई और प्रदेश की सड़कों पर जमकर हिंसा हुई। तब झारखंड हाई कोर्ट के तात्कालिक चीफ जस्टिस वीके गुप्ता की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने स्थानीय नीति को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस स्थानीय नीति में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में दूसरे राज्य के युवाओं को भाग लेने से रोका जा रहा है, जो कि
असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा था कि स्थानीय नीति में सरकार स्थानीय लोगों की भाषा और रीति रिवाज के आधार पर कुछ प्राथमिकता दे सकती है, लेकिन दूसरे राज्य के नागरिकों को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों से वंचित नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मार्च 2022 में यही बात कही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा खतियान आधारित स्थानीय नीति पर इतने सक्रिय हो गए? पुख्ता तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सियासी जानकारों को लगता है कि इसकी वजह खनन पट्टा लीज का विवाद है। तब से लेकर अब तक उपजी राजनीतिक परिस्थितियों ने झामुमो को सिखा दिया है कि आदिवासियों के बीच प्रासंगिकता को बरकरार रखने के लिए 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को जिंदा रखना होगा। कैसे, समझते हैं। दरअसल अप्रैल 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते अनगढ़ा में अपने नाम खनन पट्टा लीज पर लिया है। उन्होंने इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताया। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के पास जाकर इसकी शिकायत की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राज्यपाल ने इसे संज्ञान में लिया और मुख्य निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा। दरअसल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के मुताबिक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मसले पर दोषी पाए जाने के बाद निर्वाचित प्रतिनिधि की सदस्यता जा सकती है, चाहे वह सांसद हो या विधायक। कहते हैं कि 25 अगस्त 2022 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल के पास एक सीलबंद लिफाफा भेजा। अटकलें थी कि निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द करने की अनुशंसा की थी। हालांकि ये लिफाफा कभी खुला नहीं। इस घटनाक्रम से रांची में अफरा तफरी का माहौल था। मुख्यमंत्री विधायकों को लेकर लतरातू डैम चले गए। ऐसा माहौल बना कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की साख पर सवाल था। विपक्ष आक्रामक रूप से हमलावर था। ऐसा लग रहा था कि झारखंड के नागरिकों का विश्वास हेमंत सोरेन सरकार से हटता जा रहा है और तभी मुख्यमंत्री ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। 14 सितंबर को हेमंत कैबिनेट में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कहा गया कि जिन नागरिकों के पूर्वजों के पास 1932 का खतियान होगा वहीं झारखंड का स्थानीय नागरिक माना जाएगा। जिसके पास खतियान नहीं है या जो लोग भूमिहीन हैं, उनके स्थानीय होने ना होने का फैसला ग्राम सभा करेगी। इस फैसले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनभावना को अपनी ओर कर लिया। आदिवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। खनन पट्टा लीज और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुद्दा गौन हो गया, कहीं नेपथ्य में चला गया। इसे हेमंत सरकार के विपक्ष के ऊपर बड़ी जीत बताया गया। इस घटना के बाद से कथित जमीन घोटाला केस और साहिबगंज में कथित तौर पर 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से घिरे। हालांकि तब तक झारखंडी जनभावना और खास तौर पर आदिवासियों की सहानुभूति हेमंत सोरेन के साथ हो चली थी। 31 जनवरी 2024 को जब मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए तो आदिवासी पूरी तरह से झामुमो के इर्द गिर्द लामबंद हो गया। सीएम हेमंत और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ये समझ चुके हैं कि आदिवासी जनभावना का उनकी ओर होना ही राज्य में सत्ता की असल चाबी है। 1932 का खतियान आदिवासियों के लिए नीतिगत से ज्यादा भावनात्मक मुद्दा है। आदिवासियों को यकीन है कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति का कानून लाएगी। कुल जमा बात यह है कि जब तक 1932 का मुद्दा जिंदा रहेगा, बड़ी आदिवासी आबादी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रासंगिकता बनी रहेगी। अब महाधिवेशन में दोबारा इस मुद्दे को उछाला जाएगा। सवाल तब भी यह है कि क्या 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति संभव है? कानूनविद नहीं मानते। उनका कहना है कि झारखंड में जमीन का अंतिम सर्वे 1932 में हुआ था। 1972 से 1982 तक हुए सर्वे को 1982 में तत्कालिक बिहार सरकार ने रद्द किया। आजादी के बाद अंतिम सर्वे सेटलमेंट सिंहभूम में 1960 और 1964 के बीच हुआ था। अन्य इलाकों में 1932 में ही सर्वे सेटलमेंट हुआ। आजादी से पहले पश्चिमी सिंहभूम में 1913 और 1919 तक पहला रिवीजन सर्वे हुआ। रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा में 1927 से 1935 के बीच रिवीजन सर्वे हुआ। पूर्वी सिंहभूम में 1934 से 1938 और सरायकेला खरसावां में 1958 से 1995 के बीच रिवीजन सर्वे हुआ। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और रामगढ़ में 1995 में पहला रिवीजन सर्वे हुआ था। माने पूरे राज्य में 1932 में ही सर्वेक्षण हुआ हो ऐसा नहीं है। ऐसे में जहां 1932 में सर्वेक्षण नहीं हुआ, क्या वहां के नागरिक स्थानीय नहीं समझे जाएंगे? वरीय अधिवक्ता अभय मिश्रा बताते हैं कि 1932 आजादी से पहले का निर्धारण है। आजादी के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान बना।
झारखंड में भी बहुत सारे लोगों का पलायन हुआ था। यदि 1932 को आधार माना गया तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक भी झारखंड के स्थानीय नागरिक समझे जाएंगे। 1893 में झारखंड की 2/3 आबादी को असम के चाय बागानों में काम करने के लिए ले जाया गया। वे असम के निवासी हैं, लेकिन 1932 के खतियान के आधार पर तो झारखंड के भी स्थानीय निवासी माने जाएंगे। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर है। कानून राज्य के लिए बना है। 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। झारखंड के हर इलाके में सर्वे भी नहीं हुआ है, लंबे समय से रह रहे हैं, ऐसे में उनको बाहरी घोषित करना संवैधानिक नहीं होगा। दूसरा मामला सरना धर्म कोड बिल का है। हेमंत सोरेन सरकार ने 2019 में शपथ ग्रहण के 1 साल बाद 11 नवंबर 2020 को हेमंत सोरेन सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड बिल को सदन में पास कर दिया। मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया। संविधान के मुताबिक धर्म के मामले में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और केवल राष्ट्रपति ही इसे मंजूरी दे सकते हैं। सूचना का अधिकार के तहत सामने आए एक आंकड़े के मुताबिक झारखंड में 86 लाख से ज्यादा आदिवासी आबादी है। इसमें सरना धर्म कोड मानने वालों की संख्या 40,12,622 है। 32,45,856 आदिवासी हिंदू धर्म मानते हैं। ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या 13,38,175 है। 18,107 मुस्लिम, 2,946 बौद्ध, 984 सिख और 381 जैन हैं। 25,971 वैसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। प्रकृति और संस्कृति की पूजा को सरना कहते हैं। धर्म के आधार पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार केवल प्रस्ताव ही दे सकती है। केंद्र में अभी भाजपा की सरकार है जो हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर काफी मुखर है। 2015 में आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा था कि आदिवासी हिंदू हैं, उनके लिए अलग धर्म कोड की जरूरत नहीं है। आरएसएस और भाजपा के बीच संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। उस समय मोहन भागवत के बयान का रांची की सड़कों पर पुरजोर विरोध हुआ था। झारखंड सरकार सरना धर्म कोड बिल का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजते समय लिखा था कि 1931 में आदिवासी कुल आबादी का 38.3% थे, लेकिन 2011 में घटकर महज 26.2% ही रह गई है। आदिवासियों की घटती संख्या के लिए सरना धर्म कोड का नहीं होने को बताया गया। कुल मिलाकर ये दोनों ही बिल तकनीकी और कानूनी पचड़ों में फंसे हैं। हाई कोर्ट 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता बिल को खारिज कर चुका है। सरना धर्म कोड पर केंद्र की बीजेपी सरकार कोई फैसला लेगी ऐसा लगता नहीं है। प्रदेश भाजपा कहती आई है कि हेमंत सोरेन इन मुद्दों का राजनीतिकरण करके वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं। उनकी मंशा इसे लागू करने की है ही नहीं। बाबूलाल मरांडी ने 2022 में कहा था कि यदि हेमंत सरकार वाकई इन विधेयकों पर अडिग है तो अध्यादेश लाकर इसे लागू करना चाहिए। इसे केंद्र के पाले में डालने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार कहती रही है कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये महाधिवेशन में झामुमो के रुख से भी स्पष्ट है। अब ये कभी लागू होगा या नहीं, बहुत पेचीदा सवाल है। सियासी जानकारों को भी ऐसा लगता है कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति का बिल कभी लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें संवैधानिक और कानूनी अड़चने हैं। सरना धर्म कोड पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। जब तक भाजपा सत्ता में है, इस बिल का कानून बनना मुश्किल लगता है। वजह चाहे जो भी हो, सवाल है कि ये मुद्दा कब तक जिंदा रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। आपके लिए ये कंटेंट लिखा था हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।